हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी हम जो वीडियो डिस्कस कर रहे हैं वो एम लक्ष्मीकांत का फोर्थ पार्ट चैप्टर 32 जो कि हमारा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 2 रहने वाला। ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं, और इससे पहले जो हमने क्या क्या डिस्कस किया था वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो लेक्चर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में डिस्कस किया था, हमारे संविधान के अंदर कौन कौन से प्रावधान रखे गए जो कि बात करता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। फिर हमने डिस्कस किया था स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से सदस्य आते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। फिर हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में ही आर्टिकल 163 क्या कहता है, आर्टिकल 164 के बारे में हमने डिस्कस किया था, आर्टिकल 166, आर्टिकल 167 एंड आर्टिकल 177 के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी डिस्कस किया था जो कि 2003 में किया गया था। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम सबसे पहले विचार करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, क्या क्या क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए। फिर बात करेंगे नेचर क्या होता है एडवाइस, यानी कि नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर, यानी कि मंत्रियों के द्वारा जो भी सलाह दी जाती है उसके नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो मिनिस्टर्स हैं स्टेट लेवल पे उनकी जो अपॉइंटमेंट की जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको लेक्चर दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा। हम फिर बात करेंगे ओथ, यानी कि जो मिनिस्टर को शपथ दिलाई जाती है जब वो नए मंत्री इलेक्ट होके आते हैं, किस तरीके से मंत्री को उनके पोस्ट से हटाया जाता है उसके रिगार्डिंग में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्रल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सबसे पहले हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशंस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर के बारे में, यानी कि जो मंत्री परिषद की जो संरचना होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कंप्राइज किए जाते हैं 3 कैटेगराइज में, जिसमें चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। फिर हम कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो भी एडवांटेजेस हैं कैबिनेट मिनिस्टर के और फंक्शंस देखेंगे कैबिनेट मिनिस्टर का। फिर हम कैबिनेट कमेटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा जो चैप्टर 32 है एम लक्ष्मीकांत का वो कंप्लीट हो जाएगा, और कल जो वीडियो हम डिस्कस करेंगे वो क्लास 9th का चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स का डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी क्लास 9th का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 डिस्कस कर लिया गया है। वो सारी वीडियो अपलोडेड है प्लेलिस्ट पे, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर बात करते हैं कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जो पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है वो भी कंप्लीट की जा चुकी है। वो सारी वीडियो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप डायरेक्ट चैनल के थ्रू भी जाकर के प्लेलिस्ट एक्सेस करके वो सारी वीडियो देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का जो भी टॉपिक है, डिस्कशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, कंसाइडरेशंस इन कॉन्स्टिट्यूटिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए मंत्री परिषद पे, उस पे हम सबसे पहले विचार करते हैं। देखिए, अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं वो अलग अलग रीजन से क्या होते हैं, अपने एरियाज को क्या करते हैं, डिफरेंट रीजन्स को वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि वो अपने रीजनल से इलेक्ट होके आते हैं और उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। कौन? तो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर बात करते हैं जो आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखने को मिलेगा वो अपने कमेटीज, कास्ट, वोमेन, कोalitions को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। फिर अगर हम कैपेबिलिटी की बात करें तो मिनिस्टर जो डील करता है वो वेरियस टास्क के लिए। एज फैक्टर की बात करते हैं, यंग होना चाहिए, या हम डायनामिक पर्सनैलिटी की बात करते हैं वो देखने को होना चाहिए, और उनके पास काफी ज्यादा अच्छी एक्सपीरियंस की भी बात रखी गई है। फिर देखिए, अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो डिसीजन मेकर और एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स की क्वालिटी भी उनमें होनी चाहिए। फिर बात करते हैं जो भी वेरियस है या ऑप्टिमिस्टिक विथ फॉर्नेस्टिक एटीट्यूड, यानी कि ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, या हम बात करते हैं कि उनकी जो पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, दूरदर्शी होनी चाहिए। दूरदर्शी का मतलब होता है यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म के लिए जो डिसीजन मेकिंग है वो इफेक्टिवली होनी चाहिए।
या हम फिर बात करते हैं और एक कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो नॉन करप्ट, यानी कि उन पे करप्शन नहीं होना चाहिए, करप्शन का किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होना चाहिए, और मॉरल स्टैंडिंग जो है, स्टैंडर्ड है, वो काफी ज्यादा क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। अब देखिए अगला जो टॉपिक है, नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर, यानी कि जो भी मिनिस्टर के द्वारा जो सलाह दी जाती है उसके नेचर की बात करते हैं। तो देखिए मिनिस्टर्स के द्वारा जो भी एडवाइस दी जाती है गवर्नर को, तो वो किसी भी कोर्ट में उसको जाकर के चैलेंज नहीं किया जा सकता है, या किसी भी कोर्ट में जाकर के उस पर छानबीन नहीं की जा सकती है। और ये जो अवधारणा, यानी कि ये जो बात कही गई है कि जो भी एडवाइस दिया जा रहा है गवर्नर को, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि जो कॉन्फिडेंशियल बियॉन्ड है वो आपको दोनों के बीच में देखने को मिलेगा। दोनों के बीच में जो गोपनीयता, जो सीक्रेट सी है, उसको क्या है, गवर्नर और मिनिस्टर के बीच को रिप्रेजेंट करने के, दिखाने का काम करता है। और एक तरीके से हम ये भी बात करते हैं तो दोनों के बीच में जो रिलेशंस है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को भी रिप्रेजेंट करने का काम करता है। देखिए अगर हम अपनी कंट्री के कोर्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमारी कंट्री में फेडरल सिस्टम है। नॉर्मल टाइम पे हमारी कंट्री क्या रहती है, फेडरल सिस्टम के बेस पे काम करती है, यानी कि आपको जो गवर्नमेंट है उसके 3 पिलर देखने को मिलेगा। पहले हम अगर बात करते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सेंट्रल लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। यही चीज आपको स्टेट लेवल पे भी देखने को मिलेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और हाई कोर्ट। कोर्ट की बात करते हैं तो सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेवल पे आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो जितने हमारी कंट्री में जो अदालत है, जो भी कोर्ट्स है, मंत्री के द्वारा जो भी गवर्नर को एडवाइस दिया जाता है उसकी इंक्वायरी करने के लिए, जांच करने के लिए जो अदालत है, कोर्ट है, उसके पास राइट्स नहीं है, उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। तो ये हमें नेचर देखने को मिलता है एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। ऐसा इसलिए रखा गया है ताकि जो मिनिस्टर हैं और जो गवर्नर के बीच में जो रिलेशन है वो क्या किया जा सके, स्ट्रॉन्ग रखा जा सके। और जो गोपनीयता, यानी कि जो सिक्रेटरीसी है, गोपनीयता को संबंध को भी क्या किया जा सके, जो उजागर करती है, हाईलाइट करने का काम करते हैं दोनों के बीच में, मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर का मतलब है कि किस तरीके से मिनिस्टर सबकी जो नियुक्ति है वो की जाती है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि जो हम चीफ मिनिस्टर है उसकी जो उनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है, स्टेट के गवर्नर के द्वारा। और जितने भी जो मिनिस्टर है वो अपॉइंटमेंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, बट इसमें एडवाइस रहता है किसका, चीफ मिनिस्टर का। तो चीफ मिनिस्टर के ही एडवाइस पे क्या है, या चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशंस के ही बेस पे क्या है, जो गवर्नर है अलग अलग मिनिस्टर, जो अदर मिनिस्टर है उनको मिनिस्ट्री के रूप में अपॉइंटमेंट करता है। या बात करते हैं कि जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा के बीच में क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी जो ट्राइबल्स मिनिस्टर्स की भी अपॉइंटमेंट क्या है, जो ट्राइबल्स एरिया है जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी क्या है, नियुक्ति की जाएगी। जहां पे आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में क्या है, एक आदिवासी कल्याणकारी मंत्री मिनिस्टर की भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा। देखिए बात करते हैं 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2006 में किया गया था। तो 2006 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था तो उसमें बिहार को क्या है, इस धारणा से निकाल दिया गया था कि बिहार के अंदर जो वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, उनकी अपॉइंटमेंट अब नहीं की जाएगी। इसका जो मेन कारण था कि बिहार के अंदर स्मॉल पॉपुलेशन, यानी कि जो शेड्यूल एरियाज पे स्मॉल पॉपुलेशन और शेड्यूल ट्राइब्स जो देखने को मिल रहा था, स्मॉल पॉपुलेशन जो शेड्यूल ट्राइब्स की कम संख्या की वजह से बिहार को इस लिस्ट से निकाल दिया गया। और इसी अमेंडमेंट में झारखंड, छत्तीसगढ़ को ऐड कर दिया गया था। तो यहां से भी आपसे क्या है, 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग में भी स्टेटमेंट के फॉर्म में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए जा रहे हैं आप एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन इससे निकल के आ जाते हैं प्रीलिम्स में। फिर देखिए बात करते हैं आमतौर पर, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव के जो सदस्य हैं, या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के रूप में काम करते हैं। मतलब कि ये समझिए कि जितने भी जो स्टेट लेजिस्लेटिव, जितने भी जो मिनिस्टर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, या तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर होते हैं या स्टेट असेंबली के मेंबर होते हैं, और उसी के रूप में क्या करते हैं, वो काम करते हैं। यदि
कोई भी मेंबर इन दोनों हाउसेस का सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है, तो उन्हें 6 मंथ का टाइम दिया जाता है, या तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बन जाए या लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो क्या बन जाए, मेंबर बन जाए। यदि कोई भी मेंबर इन 6 महीने में सदस्य नहीं बनता है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का, स्टेट लेजिस्लेचर, तो उसको क्या है, उसको मंत्री के पोस्ट से हटा दिया जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं, अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो उसमें जो सदस्य होते हैं वो दोनों में से किसी एक हाउस से क्या है, बिलोंग करने चाहिए। दोनों हाउसेस में से किसी एक की जो मेंबरशिप है उनके पास होनी चाहिए और उन्हीं में से वो क्या करते हैं, काम करते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि यदि कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य है तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट वो वोट नहीं कर सकता है। मान लीजिए ये एक एक्स पर्सन है, वो स्टेट लेजिस्लेटिव का मेंबर है, वो चाहेगा तो स्टेट काउंसिल के डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर पाएगा, बट वो जो वोटिंग करेगा वो जिस हाउस का मेंबर होगा उसी हाउस में बैठ करके वो वोटिंग करेगा। चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है तो लेजिस्लेटिव असेंबली में ही वोट करेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही वोट करेगा, बट वो पार्टिसिपेट दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस में डिस्कशंस पार्टिसिपेट वो कर सकता है। अब बात करते हैं ओथ के बारे में। अब देखिए कोई भी जो न्यू मिनिस्टर रिक्वायरमेंट जो इलेक्ट होकर के आते हैं तो उन्हें ओथ दिलाया जाता है, इसके लिए ऑफेंस एंड उनकी जो सिग्रेसी है यानी कि जो उनकी गोपनीयता है इसके रिगार्डिंग में उन्हें शपथ दिलाई जाती है, और जो शपथ दिलाया जाता है वो स्टेट के गवर्नर के द्वारा ही दिलाया जाता है। अब देखिए गवर्नर की बात करें तो गवर्नर को कौन ओथ दिलाता है, तो हाई कोर्ट का जो चीफ जज होगा उसके द्वारा गवर्नर को ओथ दिलाया जाता है, और स्टेट के अंदर जितने भी मिनिस्टर जो इलेक्ट होकर के आएंगे उनको ओथ कौन दिलाएगा, गवर्नर के द्वारा दिलाया जाएगा। अब देखिए अगर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC के तहत, तो ओथ ऑफ सेक्रेसी यानी कि गोपनीयता का जो शपथ है मिनिस्टर्स को, जैसे मिनिस्टर चेंज होंगे या हम बात करते हैं रिप्लेस होगा या हम ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी का जो शपथ है वो दिलाया जाएगा, और किसके द्वारा दिलाया जाएगा, तो गवर्नर के द्वारा ही दिलाया जाता है। अब देखिए स्टेट के जितने भी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको क्या सैलरी होंगी, क्या क्या अलाउंसेस उनको दिया जाएगा, ये डिसाइड किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा। अब देखिए बात करते हैं किस बारे में कि किस तरीके से मिनिस्टर्स को हटाया जाता है। तो देखिए जो भी मिनिस्टर्स काम करते हैं वो गवर्नर के इच्छा के बेस पे काम करते हैं। गवर्नर की इच्छा का मतलब है कि जो मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर चाहे तो कभी भी उस मिनिस्टर को गवर्नर को एडवाइस दे करके उस मिनिस्टर को उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है। यानी कि आप ये समझिए यहाँ पे इन शॉर्ट कि जितने भी जो मंत्री हैं गवर्नर की इच्छा पर काम करते हैं, जिसका मतलब है कि जो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर की जो सपोर्ट है वो उन मिनिस्टर को मिला हुआ है। नहीं तो कभी भी क्या है, जो अगर चीफ मिनिस्टर किसी मिनिस्टर को अगर रिमूव करना चाहे तो वो गवर्नर को एडवाइस दे करके उस मिनिस्टर को उसके पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। तो इस तरीके से एक तो ये रीजन हो गया, और दूसरे रीजन की बात करते हैं कि कोई भी मेंबर इलेक्ट होकर के आता है तो उसे दोनों हाउस में से किसी एक हाउस का मेंबर होना पड़ेगा। तो देखिए जो मिनिस्टर्स हटते हैं या मिनिस्टर जो हट के आता है तो उसके कुछ रीजन है, जैसे कि वो इलेक्शंस हार जाता है या इलेक्शन फेल टू गेट इलेक्टेड, वो सेलेक्ट होने में यानी कि इलेक्ट होने में विफल हो जाता है, उसको नॉमिनेटेड नहीं किया जाता, या वो किसी भी हाउस का मेंबर 6 महीने के अंदर नहीं बन पाता है, तो वो क्या होगा, उसे मिनिस्टर के पोस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। तो चीफ मिनिस्टर के ही द्वारा क्या डिसीजंस लिया जाता है और वो गवर्नर को क्या करता है, एडवाइस करता है मिनिस्टर को रिमूव करने के लिए। अपॉइंटमेंट के लिए भी वही एडवाइस करता है, रिमूव करने के लिए भी वो गवर्नर को एडवाइस करता है। अब देखिए बात करते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है मंत्रियों के पास, स्टेट मिनिस्टर के पास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम सामूहिक जो जिम्मेदारी है वो कहते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की, जो एक फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो एक मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, हमारा जो जिम्मेदारी है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की है,
उसी तरीके से अगर हम स्टेट के अंदर बात करें तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसमें भी क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास कोलेक्टिविटी अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है, सामूहिक जिम्मेदारी देखने को मिलती है लेजिस्लेटिव बॉडी के रिगार्डिंग में। अब देखिए अगर हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, या जब स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशंस लाया जाता है रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में, तो यदि नो कॉन्फिडेंस मोशंस पास हो जाता है तो उसमें क्या होगा, जितने भी जो मिनिस्टर है इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर के साथ सारे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो मिनिस्टर है वो क्या कर देंगे, एक साथ रिजाइन दे देंगे। तो इस तरीके को आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हो तो आर्टिकल 164 हाईलाइट करता है जितने भी जो स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर हैं उनके इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो गवर्नर क्या है, किसी भी अगर हम बात करते हैं तो गवर्नर की इच्छा पे क्या है, सारे मिनिस्टर्स काम करते हैं, लेकिन उन्हें केवल चीफ मिनिस्टर के ही एडवाइस पे क्या है हटाया जा सकता है। फिर बात करते हैं लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया। तो देखिए ब्रिटेन के अपोजिट में, हाँ यानी कि ब्रिटेन के विपरीत में हमारी कंट्री के अंदर में आपको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर्स को देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मैंडेट मिनिस्ट्रियल काउंटर सिग्नेचर फॉर द गवर्नर्स ऑर्डर एंड कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्क्रूटिनाइजिंग द एडवाइस मिनिस्टर्स पीरियड टू द गवर्नर। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अगर हम इसके मतलब की बात करें तो आप ये समझिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर या हमारी कंट्री के अंदर आपको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा जिस तरीके से ब्रिटेन के अंदर देखने को मिलेगा। ये चीज अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये भी बताई थी कि यदि मिनिस्टर्स के द्वारा गवर्नर को कोई भी एडवाइस दिया जाता है तो उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब देखिए बात करते हैं जो कंपोजिशंस है हमारे काउंसिल मिनिस्टर का, तो वो 3 कैटेगराइज के मिनिस्टर्स में डिवाइडेड किया गया। पहला है आपका चीफ मिनिस्टर, दूसरा है कैबिनेट मिनिस्टर और तीसरा है स्टेट मिनिस्टर, जिसे हम मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री भी कहते हैं। तो ये कंपोजिशंस आपको देखने को मिलेगा किसका, हमारी कंट्री के स्टेट मिनिस्टर यानी कि या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। सबसे पहले बात करते हैं हम कैबिनेट, अगर हम बात करें कैबिनेट मिनिस्टर, देखिए कैबिनेट मिनिस्टर्स में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ही मेंबर्स होते हैं, शामिल होते हैं। और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स निकल के आते हैं वो कहां से निकल करके आते हैं, काउंसिल मिनिस्टर से ही कैबिनेट मिनिस्टर्स को निकाला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जब आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो हिस्ट्री में आपने अकबर के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो अकबर में क्या थे, 9 नवरत्न थे, तो जिसमें स्पेशल मिनिस्टर्स को अकबर ने क्या बना रखा था, जो स्पेशल सबसे ज्यादा खास मिनिस्टर थे उसका एक ग्रुप बना रखा था जिसे वो कहता था नवरत्न। उसी तरीके से जब स्टेट के द्वारा क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से सबसे खास मिनिस्टर्स को निकाल करके एक ग्रुप बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो देखिए कैबिनेट मिनिस्टर के जितने भी जो सदस्य होते हैं वो सिर्फ कैबिनेट के ही मेंबर होते हैं। बट और जो अगर बात करते हैं जो काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं, तो देखिए काउंसिल मिनिस्टर से ही कैबिनेट मिनिस्टर से निकाल लिए जाते हैं। कोड का मतलब होता है यहाँ पे कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो किससे निकाले जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही निकाले जाते हैं। तो जो रियल अथॉरिटी देखने को मिलेगा स्टेट में, गवर्नमेंट में, या जो भी गवर्नर को एडवाइस प्रोवाइड कराई जाती है वो किसके द्वारा कराई जाती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के ही द्वारा कराया जाता है। फिर देखिए अगर हम कंपोजिशंस, तो मैंने भी आपको बता ही दिया था, हाँ तो देखिए कंपोजिशंस मैंने बता दिया, ये शायद 2 बार स्लाइड लगे, कोई बात नहीं। हाँ अब देखिए बात करते हैं एडवांटेज ऑफ कैबिनेट, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर के क्या क्या लाभ होते हैं। जो हर जगह आपको सेंट्रल लेवल पे भी कैबिनेट मिनिस्टर देखने को मिल जाएगा और स्टेट लेवल पे भी क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं तो कॉन्सिक्यूस बाइंडिंग। कॉन्सिक्यूस बाइंडिंग का मतलब है आम सहमति बना। अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें काफी ज्यादा जो डिसीजंस होता है या समझौता होता है वो करना काफी ज्यादा इसमें क्या होता है, इजी हो जाता है। या हम बात करते हैं इसमें काफी ज्यादा इफेक्टिव डिसीजंस बनाए जा सकते हैं, मोर इफेक्टिव डिसीजंस, और कम टाइम पे यानी कि टाइम को यूटिलाइज करते हुए भी क्या है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव डिसीजंस लिए जाते हैं। या बात करते हैं इकोनॉमिक इफिशिएंसी। इकोनॉमिक इफिशिएंसी का मतलब है जिसे हम हिंदी में आर्थिक दक्षता कहते हैं। मतलब क्या है, इसमें क्या है, हम जो
बर्डन है या जो पब्लिक फंड के ऊपर जो भी बर्डन है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। फिर सिक्योर करते हैं प्राइवेसी यानी कि जो गोपनीयता है, और आपको देखने को मिलेगा रोटेशनल डिवीजन ऑफ वर्क यानी कि जो भी काम है वो क्या है, रोटेशनल बेसिस पे आपको डिवाइडेड देखने को मिलेगा। ये सारे एडवांटेजेस हैं किसके, कैबिनेट मिनिस्टर्स के, कैबिनेट के। अब बात करते हैं कैबिनेट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पहला फंक्शंस आपको देखने को मिलेगा स्टेट गवर्नेंस के हाई अथॉरिटीज के रूप में यानी कि डिसीजंस मेकिंग। दूसरा देखने को मिलेगा पॉलिसी फॉर्मुलेशंस यानी कि जो चीफ बॉडी होती है स्टेट पॉलिसी क्रिएशन वो किसके द्वारा किया जाता है, तो कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। फिर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यानी कि सुप्रीम जो एग्जीक्यूटिव पावर देखने को मिलता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस में, तो वो किसका देखने को मिलेगा, कैबिनेट के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स का ही फंक्शन इसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं कोऑर्डिनेशंस यानी कि अगर हम बात करते हैं आपको जिसे हम कहते हैं सामान्य भी। अब देखिए जो चीफ कॉरिडोर होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस के रूप में, तो वो भी कौन करता है, कैबिनेट मिनिस्टर ही करता है। फिर एडवाइजरी रूल हो गया आपका, क्राइसिस मैनेजमेंट हो गया, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स के रिगार्डिंग में हो गया, कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में हो गया यानी कि जो भी एक्सपेंसिव अथॉरिटीज है हाई लेवल अपॉइंटमेंट में, तो वो कहाँ पे किसके द्वारा किया जाता है, कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। तो ये सारे फंक्शंस आपको देखने को मिलेगा किसका, कैबिनेट मिनिस्टर का। देखिए अब बात करते हैं कैबिनेट कमेटीज के बारे में। तो देखिए जिस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर के जो फंक्शंस होते हैं उसी के साथ साथ जो कैबिनेट मिनिस्टर है कुछ कमेटीज को भी ऑपरेट करने का काम करते हैं यानी कि समय जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं कुछ कमेटीज को भी कंट्रोल करते हैं, चलाते हैं। जैसे कि बात करते हैं तो जो वेरियस कमेटी है, बोथ परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी हो गया एंड टेम्पोररी जो एडहॉक कमेटी है। देखिए अगर हम स्टैंडिंग कमेटी की बात करते हैं तो ये टाइम के रिक्वायरमेंट यानी कि ये परमानेंट आपको देखने को मिलेगा, एडहॉक कमेटी टाइम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा कि टाइम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही कमेटी बनाई जाती है। तो ये स्टैब्लिश किया जाता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा और बेस टाइम टू रिक्वायरमेंट की समय के यानी कि समय की जरूरत के अनुसार ही क्या है कमेटीज बनाई जाती है। और इन सबको ऑपरेट कौन करता है, तो कैबिनेट कमेटी यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। तो देखिए ये जो कमेटीज फॉर्मुलेट किया जाता है या बात करते हैं जो प्रपोजल है या मेक डिसीजन हो गया या बात कर लो कैन बी रिव्यूड बाय कैबिनेट। मतलब क्या है इसका कि देखिए जो भी समिति है इसके जो प्रपोजल हैं जो तैयार किए जाते हैं उसमें जो निर्णय लिया जाता है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा ही या उस कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा ही क्या उसको रिव्यू किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है कैबिनेट मिनिस्टर कुछ कैबिनेट कमिटीज को भी क्या करते हैं ऑपरेट करने का काम करते हैं। अब जैसे हम स्टैंडिंग कमिटीज की बात करते हैं, एडहॉक कमेटी की बात करते हैं, तो ये सारे टॉपिक हमने जब पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो चैप्टर था हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, तो उसमें काफी डिटेल में हमने इन सबको पढ़ा था। या फिर जो आप पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप बात करोगे जो पार्लियामेंट्री फोरम है उसमें भी हमने कमेटीज के बारे में डिस्कस किया था, तो वो सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 32 हमने कंप्लीट कर लिया। अब रात 10:30 बजे आपको मिल जाएगा आज की जो भी करंट अफेयर्स न्यूज है। तो अब मिलते हैं हम फ्यू आवर्स के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।